Sat Sri Akal and a very good evening to all of you. Welcome to IES. Improve your exam speeds along with the accuracy. How to improve your speed along with accuracy आज हम सीखेंगे और आज का शो इज a bit special one. क्यों भाई? SOIT का है कुछ क्वेश्चंस और उन्हीं के साथ साथ कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक डिस्कस नहीं किए थे, जो इंपॉर्टेंट है फॉर SOIT और जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके क्लियर होने के लिए, क्या SOIT. ओके, तो आज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, हमने एक अभी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि भाई किस प्रकार से यू हैव टू go through with the subjects like reasoning, like maths, like English, etc. for SOIT and for specialist officer all trades. So आज का जो सेशन है that is exclusively for SOIT और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इस सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम कि प्लीज मुझे इंसर्ट में दे दें एंड द कंटेंट स्क्रीन पर आ जाए. और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, which layer provides these services to user. इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को. और उससे पहले आपको मालूम है इस गेम के जो रूल्स हैं, और रूल्स ये हैं कि भाई टाइमर तो चलेगा. ओके, मगर इस बार हमने एक स्लाइड चेंज किया है बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर SOIT. हम यहां पर टाइमर आज के लिए पॉज करेंगे और आपको इस क्वेश्चंस के साथ साथ इसके साथ एक्यूरेसी कैसे जोड़ी जाए वो भी बताएंगे. तो आज का पहला क्वेश्चन, which layer provides the service to user. इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है? क्या वो एप्लीकेशन लेयर है? देखो पहली लेयर हमें समझ में आ गया कि हम लोग OSI की बात कर रहे हैं. एप्लीकेशन लेयर है, सेशन लेयर है, इज इट प्रेजेंटेशन लेयर, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज. अगेन ये क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि भाई कुछ लोगों के मन में होगा सर एप्लीकेशन लेयर होनी चाहिए, कुछ के मन में होगा प्रेजेंटेशन लेयर होनी चाहिए. Which amongst these is the actual answer? इनमें से कौन सा एक्चुअल आंसर है? तो ये क्या होने वाला है हम देखते हैं, मगर उससे पहले देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर ये कौन से नंबर की लेयर है. अगर मैं ये पूछता हूं तो मुझे लगता है ये बेमानी होगी SOIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फिर भी एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर, इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर 6th लेयर. कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा. सेशन लेयर 5th है, 4th है यार, मेरे हिसाब से 6th, मेरे हिसाब से 7th या फिर मेरे हिसाब से 5th. हाँ, अकॉर्डिंग टू मी द सेशन लेयर इज द 5th लेयर ऑफ OSI मॉडल. तो जब ये हायरार्की देख ली हमने तो इसका सही आंसर भी देख लेते हैं. एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो कुछ खासियत है एप्लीकेशन लेयर की. क्या क्या है? पहली कि इस पर एप्लीकेशंस रन होती हैं, द एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस लेयर. एंड दूसरी कि भाई जो आपकी सेशन लेयर है, जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, उसको भी ये सपोर्ट करती है. किस तरीके से वो देख लेते हैं. एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यू द एंड यूजर प्रोसेस एंड सपोर्ट्स द एंड यूजर प्रोसेस. इस बात को समझिए, एंड यूजर प्रोसेस जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे सपोर्ट किए जाते हैं. इट मींस कि जो आपके यूजर होता है इट कम्युनिकेट्स विद द एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल और इट कम्युनिकेट्स विद द एप्लीकेशन लेयर ऑफ एनी नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट इंक्लूडिंग द TCP/IP और द OSI. तो इसका सही आंसर होना चाहिए, द करेक्ट आंसर हियर शुड बी द एप्लीकेशन लेयर. यस माय फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय. ट्रांसमिशन डेटा रेट किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? एक बार देख लेते हैं इसको. Which layer decides the transmission rate? ओके, यहां पर हमारे पास कुछ लेयर्स हैं और उनमें से कुछ हैं नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, इसके बाद डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर इनमें से सभी. अब अगर क्वेश्चन आप देखें तो मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट लेयर हो सकती है भाई, क्रूशियल लेयर है. मेरे हिसाब से फिजिकल लेयर को रख सकते हैं क्या? जी हाँ, रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि बात कर रहे हैं यहां पर डेटा रेट, और डेटा रेट कहां डिसाइड होता होगा? डेटा रेट वहीं पर डिसाइड होता होगा जहां पर ट्रैफिक इन या आउट होता होगा. तो एक बार के लिए हम फिजिकल लेयर को भी रख लेते हैं और नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर को वोट आउट कर देते हैं. अब मुझे बताओ भाई, दो लेयर्स हमारे पास है, वी हैव द फिजिकल लेयर, वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर. अब फिजिकल लेयर इज द लेयर जहां से डेटा इन या आउट होता है, यहां जहां से ट्रैफिक इन या आउट होता है फिजिकल लेवल पे या हार्डवेयर लेवल पे. तो कहां पर डिसाइड होता होगा? अब मैंने एक वर्ड का यूज किया सर, हार्डवेयर लेवल. हार्डवेयर लेवल मतलब हार्डवेयर से ही डेटा रेट हम लोग डिसाइड करते होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फिजिकल या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर? देखो हार्डवेयर इंक्लूड हो गया, फिजिकल लेयर जहां से डेटा इन आउट होता है, तो यहां पर द करेक्ट आंसर शुड बी यस द फिजिकल
लेयर। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और हमारे थर्ड क्वेश्चन भाई साहब कहते हैं द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इज डैश। द साइज ऑफ आईपी एड्रेस और IPv6 यहां पर स्पेसिफिक कर दिया गया है IPv6। ये बहुत जरूरी है, आपको यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि भाई किस वर्जन का साइज पूछा जा रहा है। यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है IPv6। अगर SOIT की बात करें तो दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी देयर इन द SOIT पेपर। इस बात को समझो, बहुत जरूरी है कि भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। अब IPv4 सर 32 बिट का होता है या 32 बाइट का होता है? सर चलिए 32 बिट ले लेते हैं। आप अगर कह रहे हैं 32 बिट का होता है तो 32 बिट ले लेते हैं, रटा हुआ है। मगर व्हाट अबाउट द IPv6, कितने बिट्स का होता है? बताया है हमने पहले भी, कितने बिट्स का? क्या वो 4 बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स, 128 बिट्स, 100 बिट्स, नन ऑफ दीज, या फिर 8 बाइट्स। कितने बिट का होना चाहिए भाई? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए यहां पर तो साइज होना चाहिए 128 बिट्स, 128 बिट्स। और देखते हैं यहां पर क्या आया हमारे पास, 128 बिट लॉन्ग होता है एंड IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्जन 6 इज 128 बिट्स लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या सरप्राइज पैकेज है। और सरप्राइज पैकेज हमारे पास है सर डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, क्या इंपॉर्टेंस होती है डेटा स्ट्रक्चर की कहां पर, जब हम बात करते हैं कभी भी या किसी भी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की, तो उसमें क्या यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर का, वो जानते हैं। जब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की और SOIT को ध्यान में रख के वो करते हैं तो कुछ की टर्म्स आ जाते हैं, कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे सामने और कुछ की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। उनको डिस्कस करना तो भाई बनता है और देखते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को और कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम वहां पर बता सके। शुरू करते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो आपको समझनी चाहिए और समझनी पड़ेंगी, मजबूरी है हमारी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो ये है कि डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि किस प्रकार से किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी ऐसे कोड में जहां पर ऑब्जेक्ट्स का, जहां पर डेटा का यूज करते हैं हम लोग, उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर एंड उनका लिंक कैसा होना चाहिए। जब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तो कुछ की पॉइंट्स जिनको मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग किसको, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग दो कॉन्सेप्ट, वो है फीफो और है लीफो। फीफो एंड लीफो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट। जब बात करते हैं फीफो और लीफो को तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ क्या होते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फीफो लीफो अगर आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो वहां पर एक चीज और है। क्या है वो? होती है STAC, या जैसे हम लोग कहते हैं स्टैक। जब बात करते हैं स्टैक की तो यार स्टैक से क्या समझ में आता है? स्टैक एक प्रकार का ऐसा होल्डिंग एरिया है, क्या डेटा होल्डिंग एरिया है, जिसमें किसको फॉलो किया जाता है, फीफो को या फिर लीफो को। आइए समझते हैं इसको और डिटेल में। जब बात करते हैं हम लोग स्टैक की तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं और इस स्ट्रक्चर में मान लेते हैं पहला डेटा एलिमेंट, द सेकंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ। दो फंक्शंस होते हैं इसमें, पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप मतलब इंसर्ट एंड आउट। समझो इस बात को। एक डेटा एलिमेंट आया, यहां पर आके रुका, मान लेते हैं वो 6-1 है और उसके बाद वो पॉप हो गया या फिर निकल गया। मतलब जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे आखिर होगा, सबसे पहले वो निकलेगा। जो सबसे आखिर होगा वो सबसे पहले निकलेगा, मतलब लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है लीफो को। स्टैक फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले सबसे आखिरी, सबसे पहले सबसे आखिरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यू को। क्यू जो कि एक लीनियर कलेक्शन होता है डेटा का, पहला और सेकंड मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
कुछ 6 डेटा एलिमेंट्स हमारे पास। तो जब बात करते हैं क्यू की, तो एक लीनियर एक्सेस होता है या एक लीनियर एक होल्डिंग एरिया होता है जहां पर डेटा एलिमेंट्स को होल्ड किया जाता है। और जब लीनियर है, जब वो एक क्यू है, जब वो एक लाइन है, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि वो एक नॉर्मल लाइन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी। इसका मतलब क्या है, जब एक नॉर्मल लाइन होती है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहला बंदा खड़ा होता है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज सर्व्ड वेरी फर्स्ट। The very first element is served very first। समझना इस स्टेटमेंट को, सबसे पहला एलिमेंट को सबसे पहले सर्व किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। The very first element is served very first। फर्स्ट इन सबसे पहले वन आया था, लाइन में लगा था, और यही पहले आउट होगा। आफ्टर फर्स्ट वी विल हैव द सेकंड वन, आफ्टर सेकंड वी विल हैव द थर्ड वन, एंड यहां से आपके डेटा एलिमेंट्स को इन करना चलता रहेगा। तो लीफो एंड फीफो ये दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जब बात करते हैं हम लोग किसकी, डेटा स्ट्रक्चर की। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आती है बात सर लिंक्ड लिस्ट की। क्या होती है लिंक्ड लिस्ट, लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिंक्ड लिस्ट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन लिंक्ड लिस्ट में। लिंक्ड लिस्ट इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स जिसको हम लोग नोड्स में सेव करते हैं या जिसको हम लोग ब्लॉक्स में सेव करते हैं। एंड दैट नोड में यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो भी सकता है एंड ना भी हो, ठीक है। मे और मे नॉट कंप्राइज ऑफ द प्रीवियस एंड द अपकमिंग नोड्स एड्रेस। इस बात को समझो, फिर से मैं समझाता हूं और एक फिगर के साथ समझाता हूं। जब बात करता हूं एक लिंक्ड लिस्ट की, थोड़ा और इसको एक्चुअल कर लेते हैं, ये डिटेलिंग कर लेते हैं कुछ ऐसा। ये आपका हेड नोड हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। हेड HEAD। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये N1 है या नोड 1 है, ये आपका N2 है एंड ये आपका लास्ट नोड है। फॉर सेकंड मान लेते हैं। अब होता ये है कि जब हेड की बात करते हैं तो हेड के अंदर एड्रेस होता है द वेरी फर्स्ट नोड का। इस नोड में एक डेटा एलिमेंट होता है और दूसरा होता है क्या, एड्रेस किसका, उसके आगे के नोड का या उसके सक्सेसिव नोड का या फिर उसके बाद वाले नोड का। नोड 1 में या N1 में किसका एड्रेस होगा, नोड 1 में या N1 में एड्रेस होगा N2 का। N2 में किसका एड्रेस होगा, N2 में N3 का एड्रेस होगा। N3 में किसका एड्रेस होगा, N3 में एड्रेस होगा N4 का। कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है क्या, एक लिंक लिस्ट। कितनी प्रकार की लिंक लिस्ट होती है सर, अगर लॉजिकली देखें तो दो प्रकार की है हमारे पास। वी हैव द सिंगल, वी हैव द डबल। अगर उसको और सेग्रीगेट करें और डिटेलिंग करें तो हमारे पास आ जाती है सर सिंगल, हमारे पास आ जाती है सर डबल, हमारे पास आ जाती है सर सर्कुलर, मतलब सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, हमारे पास आ जाती है सर डबल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब बात करते हैं सिंगल की तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक हेड, ये आपका नोड 1, ये आपका नोड 2, ये आपका नोड 3 और ये आपका लास्ट नोड, कुछ ऐसा। ये अगर आपका H है, इफ दिस इज द H, और यहां पर ये पहला नोड जिसमें एक एलिमेंट है डेटा का और इसमें एड्रेस है, इसको नेम दे देते हैं N1, N2, N3 एंड N4। अब देखो बेटा क्या होगा, इसमें होगा ये कि N1 विल हैव द एड्रेस ऑफ N2, N2 विल हैव द एड्रेस ऑफ N3, N3 विल हैव द एड्रेस ऑफ N4 और N4 में सिर्फ और सिर्फ डेटा होगी क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर एक बात और देखने वाली है कि हेड में किसका एड्रेस होगा, बट ऑब्वियसली बात है द हेड विल कंप्राइज ऑफ द एड्रेस ऑफ N1 या फिर नोड 1। इस प्रकार की लिंक लिस्ट को हम लोग कहते हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट। बात करते हैं डबली की। अब डबली में क्या होगा सर, बट ऑब्वियसली बात है कि डबली में अपने सक्सेसिव नोड के साथ साथ अपने प्रीडिसेसर नोड का भी एड्रेस होगा। कैसे देख लेते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें। ये आपका हेड है, अब यहां पर नोड के 3 डिवीजन हो जाएंगे। किस प्रकार से देख लेते हैं, पहला, दूसरा। अब यहां पर अगर आप देखें तो बहुत आराम से समझने वाली बात है कि जो आपका हेड नोड है इसमें एड्रेस होगा N1 का, यहां पर लिख देते हैं N1। ये आपका जो N1 है इसमें एड्रेस होगा प्रीवियस का, मतलब
इस हेड का, इसमें एक डेटा एलिमेंट होगा, मान लेते हैं x, और उसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, मतलब किसका, n2 का। जब बात करते हैं n2 की, तो n2 में प्रीवियस एड्रेस होगा किसका, n1 का, एक डेटा एलिमेंट होगा, मान लेते हैं a, और उसके बाद n3 का एड्रेस होगा, और ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगा कहां तक, जब तक इसका लास्ट नोड नहीं आ जाता। ये है आपकी सिंगल के साथ साथ डबली। अभी जो हमने देखा वो एक डबली लिंक लिस्ट था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इसके बाद हम आपको क्या बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं सर्कुलर सिंगल लिंक्ड लिस्ट। देखो, जब बात करते हैं सर्कुलर सिंगल की, तो उसमें होता ये है कि ये आपका हेड है, दिस वन इज योर नोड विच कंप्राइजेस ऑफ द नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नोड एड्रेस। अब यहां पर एक और नोड, और ये आपका लास्ट नोड। इस लास्ट नोड में एड्रेस होता है किसका, हेड का, कुछ इस प्रकार से। ये होती है आपकी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसको सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, डबल में क्या होगा भाई, सिंपल सिनेरियो, हेड 3 में डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 3 में डिवाइड कर लेते हैं, और एक और ले लेते हैं, इसको लास्ट नोट कर देते हैं। हेड में एड्रेस होगा n1 का, n1 में प्रीवियस नोट का, यहां पर n2 का, यहां पर कोई डेटा एलिमेंट, यहां पर आपका n2 है, n2 में आपका यहां पर प्रीवियस नोट में n1 का एड्रेस हो जाएगा, यहां पर n3 का हो जाएगा, डेटा एलिमेंट है कुछ यहां पर, और यहां पर n3 के नेक्स्ट नोड में किसका एड्रेस हो जाएगा, यहां पर n3 के नेक्स्ट नोड में एड्रेस आ जाएगा हेड का। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये होती है आपकी सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। समझ में आई बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम ने बता दिया होगा कि किस प्रकार से आपको लिंक लिस्ट को पढ़ना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं और वापस चलते हैं अपने Q&A राउंड में और देखते हैं Q&A में हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है। डेटा स्ट्रक्चर के आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है IPv6 डज नॉट यूज डैश टाइप ऑफ एड्रेस। IPv6 किस प्रकार के एड्रेस को इस्तेमाल नहीं करता? क्या वो ब्रॉडकास्ट है, क्या वो मल्टीकास्ट है, क्या वो यूनिकास्ट है, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? किसका इस्तेमाल नहीं करता IPv6? IP वर्जन 6 एड्रेस किसका इस्तेमाल नहीं करता? ब्रॉडकास्ट। यार ब्रॉडकास्ट कह नहीं सकते, मल्टीकास्ट तो करना चाहिए, यूनिकास्ट। अच्छा क्या डिफरेंस होता है ब्रॉडकास्ट में, मल्टीकास्ट में, यूनिकास्ट में? मालूम है या फिर सब लिखा हुआ है इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है? ब्रॉडकास्ट मतलब अगर 10 लोग मेरे सामने खड़े हैं और 10 को मैं एक मैसेज भेजता हूं, एक सेम मैसेज अगर मैं 10 को भेजता हूं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मैसेज। मल्टीकास्ट 10 में से 8 लोगों को या 10 में से 7 लोगों को भेजता हूं, दैट इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकास्टिंग। अगर मैं उस 10 में से किसी एक को भेजता हूं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज यूनिकास्टिंग। तो अब क्लियर है? अगर अब क्लियर है तो मुझे आंसर बताओ कि भाई IPv6 किसको सपोर्ट नहीं करता? मेरे हिसाब से IPv6 और IP वर्जन 6 डज नॉट सपोर्ट दी ब्रॉडकास्ट सिनेरियो, ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता, और यहां पर सही आंसर भी आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट। आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन सेज व्हिच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क? सर अब देखो, एक क्वेश्चन शुरू में मैंने आपको बताया था, वाज अ क्वाइट इजी वन, ठीक है, जिसमें 128 बिट्स पूछा गया था आपके IPv6 का, और एक ये क्वेश्चन है। अब इनसे आसान क्वेश्चंस की उम्मीद आप SOIT में प्लीज मत रखिएगा। विच ट्रांसमिशन मीडियम हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क? बट ऑब्वियसली बात है सर, जब कोएक्सियल लिखा है, कोएक्सियल का ट्विस्टेड पेयर केबल लिखा है, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर लिखा है और इलेक्ट्रिकल केबल लिखा है, तो सर बेईमानी होगी अगर हम किसी और का नाम लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दी OFC या ऑप्टिकल फाइबर केबल। हेंस द करेक्ट आंसर हियर शुड बी नन अदर देन दी ऑप्टिकल फाइबर केबल और OFC। एंड द करेक्ट आंसर, लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर सेज भाई ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज AJAX, AJAX stands for। पहली तो बात, एजैक्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ पाए, इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग्स में, अपनी कोडिंग में इंटीग्रेट करते हैं। एजैक्स का अगर नाम नहीं सुना है, या अगर आपने कभी .NET पे कोडिंग की होगी, अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग की होगी, वहां पे एजैक्स एक टर्म आता है। अब पूछा जा रहा है कि एजैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है?
क्या इसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल? क्या इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड जेएसपी एंड एक्सएमएल? क्या इसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जेएसपी एंड एक्सएमएल, एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, या फिर नन ऑफ दीज? पहले तो मैं ये नन ऑफ दीज को ही हटा देता हूं, नन ऑफ दीज उसमें से नहीं होना चाहिए, और इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ओके, नन ऑफ दीज को मैं कैंसिल कर देता हूं। इसके बाद बचता है एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। मन तो नहीं कर रहा मगर इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, पता नहीं सर, एडवांस्ड जेएसपी एंड एक्सएमएल। उसके बाद बचता है एसिंक्रोनस जेएसपी एंड एक्सएमएल, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब देखते हैं कि आप सही उत्तर बता पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस को कैंसिल कर दिया और उसी 3 में इसका सही उत्तर था। क्या ऐसा है? हो भी सकता है भाई, आदत है हमारी कंफ्यूज करने की। बताइए, जज करना हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है, और सही उत्तर तक ले जाना भी हमारा काम है। तो बताइए क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर? एजैक्स, द फुल फॉर्म ऑफ एजैक्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, एडवांस्ड जेएसपी एंड एक्सएमएल। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ द पहला वाला ऑप्शन व्हिच सेज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड या असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये इसका सही फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट के 3 ऑप्शन हमने कैंसिल किए थे वो बिल्कुल सही था, और सेकंड वाला भी खुद ब खुद कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, Ethernet frame consists of MAC address, IP address, both 1 and 2, none of these, या फिर all of these। देखो यार, अब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक हिंट मिल गई है। ईथरनेट, ईथरनेट से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी एड्रेसिंग फॉर्मेट यहां पर दिख रहा है आपको जिसको आप लिंक कर पाओ? भाई ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, याद करो, ईथरनेट, ईथरनेट याद आ गया सर। ईथरनेट की जब बात करते हैं तो हम लोग एक हो सकता है सर सिस्टम हार्डवेयर की बात कर रहे हो या लोकल नेटवर्क की बात कर रहे हो, और लोकल में सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास शायद आईपी एड्रेस होता है या फिर मैक एड्रेस होता है। अब इसी का उत्तर देना है और इसी में उत्तर छुपा हुआ है। हम बाकी तीनों ऑप्शन, दी थर्ड वन, दी फोर्थ वन एंड दी फिफ्थ वन, तीनों को कैंसिल कर देते हैं। अब मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलो 2 ही बचे हैं, मैक है और आईपी एड्रेस है। ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ डैश MAC or IP, and the correct answer is yes sir, media access control और the MAC address। Ethernet फ्रेम में MAC एड्रेस होता है, इस बात को समझ लीजिए और जान लीजिए। देखते हैं कि ये 7th क्वेश्चन के बाद कुछ ट्विस्ट है क्या हमारे पास, या कुछ और है आपको बताने के लिए, और वी हैव द क्वेश्चंस ओनली। और हमारे पास अब आता है क्या? अब हमारे पास आता है यस, क्रिप्टोग्राफी। क्या होती है क्रिप्टोग्राफी और हाउ कैन यू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी? यार बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है ये, बहुत 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 ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं होता तो सर आज की डेट में जो डेटा ट्रैवल करती है ना नेटवर्क पे, वो कभी भी सिक्योर ना हो पाती। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बचपन में खेलते थे, जैसे बचपन में हम अपने दोस्त या अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे कोड में बात, कोडिंग, हाँ करते थे ना, करते थे। बस ये वही है। किस तरीके से ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इंप्लीमेंट होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन अप विद द क्रिप्टोग्राफी एंड देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये क्या टर्म तो बहुत बड़ी सी और डेफिनेशन इतनी छोटी सी, क्या लिखा है देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द टेक्स्ट। बस एक स्टेटमेंट में क्या है क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं और फिर डिक्रिप्ट करते हैं, मगर इस दौरान बहुत कुछ होता है। अब समझो इस कॉन्सेप्ट को, हम बिल्कुल लेमैन में बात करेंगे, हम लोग टेक्निकलिटी में भी नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों को चीजें समझ में ना आए। क्रिप्टोग्राफी, दो साथ में बैठे हैं और नहीं चाहते कि तीसरे वाले को पता चले कि भैया आज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि भाई कोड में बात करेंगे कि भाई आज शाम को हम लोग क्या करेंगे, आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? स्टेडियम के पीछे वाला जो हमारी ट्यूशन क्लासेस है वहां पर। कोड्स आ गए, कोड बन गया। यस, अब यहाँ पर कोड हो गया और सेंस किसको मालूम है? The sender has the sense and the receiver knows the sense। समझो इस बात को। बीच वाला जो था उसको मालूम ही नहीं है कि क्या बात की गई। तो this is what actually cryptography is all about। Cryptography means securing the data or hiding the data or safeguarding the data from unnatural or from unwanted access।
समझो इस बात को, कुछ कुछ ऐसा ही कि जब मैं नेटवर्क पर डेटा थ्रो करता हूं तो वो कुछ ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग खड़े हैं और मुझे लास्ट मैन ऑफ दैट क्राउड को एक बॉल थ्रो करनी है। तो उसमें हो ये लगता है कि कोई भी बीच से जंप करके उस बॉल को कैच कर ले, एंड इन केस वो एक बॉल ना हो कि आपका डेटा होता और यही काम एक नेटवर्क पर हो रहा होता तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होने की चांसेस थी। तो इसलिए हमने यहाँ कंप्यूटर साइंस में क्रिप्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर्स के आने के बाद इंट्रोड्यूस हुई, नो माय फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी पहले भी थी, मगर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी वाज डन इन लेट 1940s। तो इस बात को ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। जब क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो दो तरीके की होती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सीक्रेट की, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सेंडर एक रिसीवर या फिर जिसमें एक कॉमन की शेयर की जाती है। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। एसिमेट्रिक जिसमें क्या होता है, दो कीज का इस्तेमाल होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इजीएस्ट वे ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग टेक्स्ट। समझो इस बात को, इजीएस्ट वे ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग टेक्स्ट, इससे आसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में अभी बताते हैं। इजीएस्ट वे ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग टेक्स्ट, क्यों, इसमें होता क्या है? इसमें होता कुछ ऐसा है कि हमने एक टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट को कर दिया x y z, और हमने x को कर दिया a, y को कर दिया b एंड z को कर दिया c। पढ़ा होगा रीजनिंग में, कुछ नया नहीं बस। अब x की वैल्यू क्या है, यहां पर x a है, y आपका b है एंड z आपका क्या है, c है। जो एक्चुअल फॉर्म था, जो एक्चुअल टेक्स्ट था, दैट वाज एक्स वाई जेड, जिसका सेंस कुछ और था। जब हमने इसको इनक्रिप्ट किया तो इसका सेंस बन गया कुछ और, ABC। अब द टेक्स्ट इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इसको डिक्रिप्ट वही कर सकता है हु नोज द की, हु नोज द कॉन्सेप्ट यूज्ड। तो अब जब बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, तो उसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इससे इजीएस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको सबसे आसान माना गया है। यूज ऑफ सिंगल कॉमन की, यूज ऑफ सिंगल कॉमन की विद नो और स्लाइट चेंज। यूज ऑफ सिंगल कॉमन की मतलब रिसीवर को भी मालूम है और सेंडर को भी मालूम है, बोथ नोज द की फॉर्मेट और बोथ आर अवेयर ऑफ द की। मतलब एक ही की का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखो यहां पर लिखा हुआ है विद नो और बिल्कुल ही माइनर, बिल्कुल ही मिनिमल, बिल्कुल ही मिनिमम चेंजेस के साथ एक दो कीज को क्या किया जाता है, ओवर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की तरफ, मगर उससे पहले एक और एडवांटेज वो क्या है देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज, पहली बात तो ये भी एक जरूरी है, ऑल्सो नोन एज सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी एंड बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जो आपके DES है वो फॉल करता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के तहत। इस बात को ध्यान रखिएगा, DES जिसको हम लोग कहते हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये आता है आपका सिमेट्रिक की तरफ। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, मगर उससे पहले एक फिगर जो हमें समझाता है कि किस तरीके से आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काम करती है। यहां पर अगर आप देखें तो वी हैव बॉब, वी हैव एलिस एज वेल। अब हो ये रहा है कि एक मैसेज आता है जो बॉब भेज रहा है, किसको, बॉब भेज रहा है एलिस को। यहां पर देखते हैं हेलो एलिस, ये आता है और ये इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट होने के बाद ये हमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में देखने को मिलता है। अब बॉब ने क्या किया, बॉब ने एक की, सीक्रेट की जिसको हम लोग सिमेट्रिक की के नाम से भी जानते हैं, वो शेयर कर रखी थी खुद से एंड एलिस से। अब इस ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के पास है, एक है बॉब और एक है आपके एलिस। जैसे ही मैसेज आता है तो एलिस क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस सीक्रेट की और बाय द हेल्प ऑफ दिस सीक्रेट कॉन्सेप्ट जिसके तहत इसको इनक्रिप्ट किया गया है, एलिस इसको डिक्रिप्ट कर लेता है। इस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर लिया जाता है और डिक्रिप्ट होने के बाद एलिस को दिख जाता है कि भाई बॉब हैज एक्चुअली सेंड हिम अ मैसेज सेइंग हेलो एलिस। तो ये बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो भाई एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है जिसको शेयर किया जाता है दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब यही
इसका एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है। यार जब इंपॉर्टेंट डेटा आप शेयर कर रहे हो ओवर नेटवर्क और उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसकी की भी शेयर करनी पड़े तो फिर डेटा सिक्योरिटी उतनी पुख्ता नहीं हो पाती। समझो इस बात को भाई, डेटा तो नेटवर्क पे गया इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मगर पीछे पीछे क्या आ गया, उसकी की भी आ गई। तो भाई की को भी तो हैक किया जा सकता है, की को भी तो यूज किया जा सकता है, की को भी तो क्या किया जा सकता है, अपने पास लेकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा को डिक्रिप्ट करने में। तो इसलिए ये इसका एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है। और मेजर डिसएडवांटेज हमें देखने को भी मिलता है ये कि पहला, की शुड बी शेयर्ड इन अ सिक्योर्ड मैनर। की जो है वो सिक्योर्ड मैनर में शेयर होनी चाहिए। इफ यू फेल टू शेयर द की इन अ सिक्योर्ड मैनर तो भाई आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दूसरा क्या है, दूसरा ये है सर कॉम्प्लेक्स बाय नेचर। भाई कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, अगर देखा जाए तो एसिमेट्रिक के कंपैरिजन में कम है मगर कॉम्प्लेक्स है, रिस्की भी है। रिस्क फैक्टर इज इन्वॉल्व इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में देखिए सबसे पहला अभी मैंने पीछे क्या बताया था कि सिमेट्रिक की जो है वो एसिमेट्रिक के कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर है मगर थोड़ी कम है कंपेयर टू द एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स वे ऑफ एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग टेक्स्ट, क्यों वो भी बता देते हैं। यूज ऑफ टू सेपरेट कीज, देखो दो सेपरेट कीज से इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी दो सेपरेट कीज हम वो देख लेते हैं। वी हैव द पब्लिक की, वी हैव द प्राइवेट की एज वेल, ऑल्सो नोन एज व्हाट, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। देखो तीन चीजें हमें देखने को मिल गई। कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू सिमेट्रिक वन। दो कीज का इस्तेमाल करती है, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज का, एंड उसी के साथ साथ इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमें एक फिगर देखने को मिल रहा है। फिगर हमें बहुत ही पुख्ता तरीके से बता रही है कि किस तरीके से एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी काम करती है। जब बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की, अभी फिगर पे बाद में जाएंगे, पहले समझ लेते हैं। जब बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की तो ये कुछ इसी तरीके से है कि हमने क्या किया कि भाई एक पब्लिक की ली, एक ऐसी चाबी बनाई जो हमने पब्लिकली सबको अवेल करा दी। अब जिसके पास वो चाबी है वो मुझे मैसेज भेज सकता है। पॉइंट शुड बी नोटेड है कि जिसके पास वो चाबी है वो मुझे टेक्स्ट भेज सकता है, या जिसको मैंने वो चाबी प्रोवाइड की है हर कोई वो मुझे टेक्स्ट भेज सकता है, मगर जिसको नहीं दी गई है वो मुझ तक कोई भी प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकता। उसका जो मैसेज होगा वो नेटवर्क पर ट्रांसफर जरूर होगा, हो सकता है वो बीच में हैक हो जाए, मगर वो तब तक हैक होने के बाद खुलेगा नहीं जब तक उसमें मेरी लगाई हुई प्राइवेट की ना यूज की जाए, मेरी बनाई हुई प्राइवेट की ना यूज की जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात करते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, तो उस केस में दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट की रिसीवर एंड पे ही बनती है। रिसीवर एंड पे ही बनती है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्राइवेट की और द पब्लिक की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज जनरेटेड ऑन विच साइड ऑफ द ट्रांसमिशन, on the receiving end or on the sender's end? On the receiving end. The correct answer here is on the receivers end. The public key and the private keys are generated. यहां पर एक फिगर देखने को मिल रहा है। फिगर बता रहा है कि भाई डेटा आया, इनक्रिप्ट हुआ किसके इस्तेमाल से, इनक्रिप्ट हुआ रेसिपिएंट के पब्लिक की के इस्तेमाल से। वो ओवर ए नेटवर्क जाता है। ओवर नेटवर्क जाने के बाद होता क्या है कि भाई अगर वो हैक हो भी गया, इनकेस अगर वो हैक हो गया तो ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक रिसीवर की क्या ना लगाई जाए, जब तक रिसीवर की प्राइवेट की ना लगाई जाए। तो यहां पर आपका डेटा जो होता है वो नेटवर्क में ट्रांसफर होता है, वो नेटवर्क में ट्रैवल करता है इन एक्चुअली अ सिक्योर्ड मैनर। ये एक सिक्योर्ड मैनर है, मगर हाँ एक बात है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि इतने हॉप्स हैं इसमें, इतनी रुकावटें हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देख लेते हैं डिसएडवांटेज इसकी। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ऐसा। स्लोवर इन कंपैरिजन टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जी हाँ हम जानते हैं ये बात। रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन, हेंस एंगेजिंग द प्रोसेसर फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखो बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर देखने को मिल गया। भाई पब्लिक की भी बनाओ, प्राइवेट की भी बनाओ, उसके बाद रिसीव करो, रिसीव करने के बाद रिसीवर अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करे और रिसीव करने से पहले रिसीवर सबको अपनी पब्लिक की भी प्रोवाइड करे। तो बहुत सी चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स, इसको एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के रूप में सामने लेकर आती हैं। इसके बाद स्लोअर इन कंपैरिजन टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, वेरी ट्रू, स्लोअर है। वहां पर एक की का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर दो का, और जब दो का हो रहा है तो मतलब कंप्यूटेशन भी बढ़ेगा। कंप्यूटेशन बढ़ेगा तो मतलब प्रोसेसर ज्यादा देर तक एंगेज रहेगा, और ज्यादा देर तक एंगेज रहेगा तो प्रोसेसिंग पावर किसी भी सिस्टम की घट जाएगी। तो काफी चीजें हैं जो हमें एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के साथ देखने को मिलती है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है। वी हैव द 8th क्वेश्चन एंड द 8th क्वेश्चन सेज व्हिच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है 802.11 स्टैंडर्ड्स पे। ये बात करते हैं IEEE के 802.11 स्टैंडर्ड की वायरलेस लैन के लिए। क्या वो CDMA है? CDMA का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं मालूम है? याद कर लो, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CSMA है। क्या होता है CSMA? भाई याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। उसके बाद हमारे पास अलोहा है, इसके बाद नन ऑफ दी मेंशन या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए सर वही वाला जो मेरा भी फेवरेट है और जिसका फुल फॉर्म याद करने में आप लोगों को दिक्कत होती है, एंड दैट इज कौन सा? दैट इज दी CSMA, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। एंड इसी का एक प्रीडिसेसर है जिसको हम लोग कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही जरूरी प्रोटोकॉल है, बहुत ही जरूरी स्टैंडर्ड भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास 9वें प्रश्न क्या है। 9वें प्रश्न में बहुत ही आसान, वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस मैक्सिमम कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या फिर नन ऑफ द मेंशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल सही आंसर? इसका सही आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका सही आंसर है दी सेकेंड वाला, वो है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसको जरूरी है याद करना, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मगर जी हाँ फुल फॉर्म है, उम्मीद कम ही रखिएगा इसका SOIT में आने का। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन सेज वाईमैक्स इज मोस्टली यूज्ड फॉर। वाईमैक्स का अधिकतर या ज्यादातर या मोस्ट ऑफन इस्तेमाल किस में किया जाता है? क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क में है, क्या वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में है, क्या वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज? देखो भाई वाईमैक्स है तो लोकल एरिया नेटवर्क तो नहीं होना चाहिए, और जब लोकल एरिया नेटवर्क नहीं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। समझो इस बात को, जब लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। ऑल ऑफ दीज होना नहीं चाहिए, नन ऑफ दीज होता नहीं है। अब बचता क्या है? बचता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर जिसको हम लोग मैन के नाम से जानते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर अंत करेंगे। एंड प्लीज एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, वक्त अब नहीं बचा है। सिर्फ इतना ही आपसे एक गुजारिश है कि भाई जितना आता है उसको पॉलिश कीजिए, उसको ब्रश कीजिए, बहुत जरूरी है पैनिक ना करना। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डायमंड वॉज नथिंग एल्स देन अ पीस ऑफ चारकोल, बट इट हैड द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर exceptionally very well. And as you all know that we are engineers, we are the last of fighters. अभी भी बहुत वक्त बाकी है भाई, एग्जाम कल है और अभी भी पूरी रात बची है, तो अपने आप को इतनी ताकत तो हम दे ही सकते हैं कि कल का एग्जाम हम कंप्लीट कर पाए। विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, वी विश यू लक, एंड जैसे कि हमने पहले भी कहा था, लेट्स रॉक द ईयर 2017. Do remember, your success is our success. Thank you.